जी, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है इस एग्रो जेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पे आपके जो बायोलॉजी का जेट के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे थे उनका कंप्लीट हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि उसकी सटीक आंसर यहाँ पे क्या रहेगी। तो आइए इन क्वेश्चनों का हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और उनका आंसर है वो हम यहाँ पे देखते हैं। मेन जो हमारा इस क्लास के अंदर टारगेट रहेगा कि हम क्वेश्चन है उनका आंसर क्या रहेगा उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि डिटेल्स वगैरह आपके सारी पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे आंसर की तरफ हम फोकस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे पूछा गया था कि वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा किसके उदाहरण है यहाँ पे। तो सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड, और हमें पता है कि वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा होते हैं ये आपके एल्गी या फिर शैवाल के यहाँ पे इसके उदाहरण होते हैं यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर है आपके सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के अंदर ये नहीं जा सकता। एकदम सिंपल सवाल था, कोई इसको यहाँ पे डिफिकल्ट या हार्ड हम यहाँ पे नहीं कह सकते। दूसरा जो क्वेश्चन था हमारे पास में यहाँ पर वो दे रखा था कि भ्रूण कोश में ट्रिपल फ्यूजन और सिन गेमिंग कहलाता है यहाँ पे। अब देखो भ्रूण कोश के अंदर यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन की बात की गई है और सिन गेमिंग की बात की गई है कि यहाँ पर क्या कहलाएगा। अब भ्रूण पोष भी बनता है यहाँ पे, और ये ट्रिपल फ्यूजन और सिन गेमी को मिलाकर यहाँ पे हम डबल फर्टिलाइजेशन या फिर दोहरा निषेचन के नाम से यहाँ पे जानते हैं, जिसमें भ्रूण पोष बनता है यहाँ पे वो भी त्रिगुणित प्रकार का बनता है। तो इसके अंदर यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन पूछ रखा था यहाँ पे कि फूलों का नर जनन भाग कौन सा कहलाता है। अब विशेष तौर से आप ध्यान रखें यहाँ पे कि जिन बच्चों ने हिंदी के साथ में कुछ इंग्लिश वर्ड भी पढ़ रखे थे उनके लिए क्वेश्चन एकदम इजी था यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं सारे हिंदी वर्ड भी आपको दे। अब इनमें ये सारे के सारे आपको यहाँ पे इंग्लिश वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे। तो अगर जिन बच्चों के थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ रखा था साथ में तो वो इन क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर पा रहे थे। बाकी को ये पता ही नहीं था भी यहाँ पे कौन सा भाग होगा। तो सिंपल सा है यहाँ पे कि फूलों का जो नर जनन भाग होता है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं उसका इंग्लिश वर्ड होता है यहाँ पे स्टेमन। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो अंडप होता है उसको हम पिस्टिल के नाम से जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो आपके बाह्य दल और दल पुंज होते हैं यहाँ पे। थैलेमस होता है वो आपके पुष्पासन को कहते हैं यहाँ पे। तो पुंकेसर का भाग होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन है ये आपके नर जनन भाग यहाँ पे कहलाता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपका इंग्लिश अच्छा था तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते थे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे ये दे रखा है हमारे पास में कि फूलों में जो क्लिस्टोगेमी है उसको बढ़ावा कौन देती है। अब देखो यहाँ पे क्लिस्टोगेमी का मतलब ये होता है कि जिनमें फूल होते हैं वो हमेशा बंद अवस्था में होते हैं, वो आपकी क्लिस्टोगेमी कहलाती है। और क्लिस्टोगेमी के अंदर हमेशा ध्यान में रखना यहाँ पे स्वपरागण को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लिस्टोगेमी ध्यान रखना, जो पुष्प हमेशा यहाँ पे बंद अवस्था के अंदर होते हैं उनको हम क्लिस्टोगेमी के नाम से जानते हैं, और बंद अवस्था में होते हैं उनमें दूसरे परागण आ ही नहीं सकते यहाँ पे। तो इसका मतलब उनके अंदर स्वपरागण होगा, उस स्वपरागण को बढ़ावा दिया जाता है। ये आप ध्यान रखें। सिंपल सा सवाल था ये भी, कोई ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था यहाँ पे। आगे अगला क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास में यहाँ पे फिफ्थ नंबर, और इसमें आ रखा है यहाँ पे एक भी उपापचय मार्ग को ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदलता है कौन सा मार्ग। अब सिंपल सा ये सवाल दे रखा था यहाँ पे कि ग्लूकोज है उसको पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे। तो आप ध्यान में रखना कि सारी की सारी ये जो प्रोसेस होती है उसको हम यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट। हमारा सिर्फ टारगेट है यहाँ पे आंसर की तरफ, क्योंकि सॉल्यूशन आपकी डिटेल पूरी पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो सिंपल सा ग्लूकोज है उसका पाइरुवेट में बदलना, जिसमें 10 स्टेप होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और ग्लूकोज का जो एक अणु होता है वो पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का क्या करता है निर्माण करता है। तो ये यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। फिर चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है देखो। ये कह रहा है यहाँ पे कि गेहूं का जो मूल्य रोग होता है ये किसके कारण होता है। ऑप्शन में सफेद मक्खी, गोंगा, स्लंग या फिर आपके नेमेटोड यहाँ पे दे रखा है। तो इसके अंदर आप ध्यान में रखा ये गेहूं का जो मूल्य रोग होता है ये सूत्रकृमि नेमेटोड के द्वारा होता है। तो आपके डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा कोई इतना आपके डीपली सवाल नहीं पूछे गए थे, पेपर का लेवल है एकदम इजी कह सकते हैं यहाँ पे, ज्यादा इजी भी नहीं, मतलब एकदम ठीक ठाक था यहाँ पे। नॉर्मल अगर बच्चे के पढ़ रखा था ऊपर ऊपर से तो भी वो सवालों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर सकता था।
ज्यादा कोई ऐसा कोई हार्ड सवाल हम नहीं कह सकते इसके अंदर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आ रखा है यहाँ पे हमारे पास में कि ग्रास होपर में कितने श्वसन छिद्र या स्पाइरिकल्स होते हैं यहाँ पे चलो ये श्वसन छिद्र इन्होंने हिंदी में नाम दे दिया, और अगर स्पाइरिकल्स देते तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते क्योंकि श्वसन छिद्र के नाम से ही पढ़ते हैं। तो फिर ध्यान रखना, जो आगामी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप साथ में कुछ इंग्लिश वर्ड है उनको भी आप जरूर पढ़े, हिंदी के ऊपर पूरा डिपेंड ना रहे। तो ग्रास ऑफर में कितने श्वसन छिद्र होते हैं, तो इसमें ध्यान में रखना 10 जोड़ी आपके श्वसन छिद्र या फिर स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर 7 के अंदर आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे हमारे पास में 8 नंबर। 8 नंबर यहाँ पे दे रखा है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन के अंदर जो डिटेल्स दे रखी है, ऑप्शन दे रखे हैं, वो सारे हमें यहाँ पे ध्यान भी रखना है इसके अंदर। और इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि भी निम्न में से मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त जो प्रजाति है वो कौन सी है यहाँ पे। अब बच्चों के एकदम सिंपल से सवाल पढ़ रखे थे यहाँ पे, सिंपल सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। एक भारतीय मधुमक्खी की प्रजाति जिसका मधुमक्खी पालन के अंदर उपयोग करते हैं और सबसे उपयुक्त प्रजाति होती है, तो वो है यहाँ पे एपिस इंडिका यहाँ पे। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 9 नंबर। इसमें आ रखा है केंचुए में कोकून का निर्माण कहाँ पे होता है। देखो कितना सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट या फिर कोई अंदर से गहराई से कोई सवाल, कोई कॉन्सेप्ट से पीछे से नहीं पूछा गया। सिंपल सिंपल सवाल है, वो लाइनों से उठाकर दे रखे हैं यहाँ पे। और जिन बच्चों ने पढ़ा है और ऑफलाइन क्लासेस जो ली है तो उनको पता है कि भी सारा आपके मैटर है वो नोट्स में से ही आ रखा है यहाँ पे। तो इसमें केंचुए में कोकून का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होगा, यहाँ पे क्लाइटेलम के द्वारा होगा। नाम से ही पता लग जाता है, एकदम सिंपल सवाल था, इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं हम कह सकते यहाँ पे। तो 9 के अंदर भी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा कीटनाशक होता है वो सिंथेटिक पायरोथ्राइड नहीं है यहाँ पे। अब सिंथेटिक पायरोथ्राइड की यहाँ पे पूछा गया है 10वें के अंदर यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन है, एक तो यहाँ पे फेनवेलरेट, एक यहाँ पे डेल्टा मेथेरिन, एक है यहाँ पे सिपिनोसेड, और एक हो जाएगी यहाँ पे साइपरमेथ्रिन। तो इसके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास में आंसर होगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, सी ऑप्शन, ठीक है। इसके अंदर जो करेक्ट होगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर के अंदर रखा है यहाँ पे कि खपरा बीटल का जो वैज्ञानिक नाम है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12वें क्वेश्चन के अंदर। तो खपरा बीटल सिंपल सा है कि ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम इसका क्या होता है यहाँ पे वैज्ञानिक नाम। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों और उपास्थियां ये कौन सा ऊतक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे गलत करके आएंगे। हड्डी और उपास्थि जितनी भी हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है वो तो पेशी ऊतक में, लेकिन जो आपके बोन्स और जो कार्टिलेज होती है वो आपके संयोजी ऊतक के अंदर आती है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती है। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है, ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। पेशी ऊतक नहीं होगा, फिर कह रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर बी ऑप्शन है संयोजी ऊतक, ये कंप्लीट इसके अंदर सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो वापिस सवाल, ये शायद पहले आपके जेट एग्जाम के अंदर पूछ भी रखा था ऐसा सवाल, तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप तैयारी करो तो पिछले सालों के जो पेपर है उनका सॉल्यूशन आप जरूर देखें एक बार, क्योंकि ये सवाल पहले भी आपके पूछा गया है, ध्यान रखना। 2023 में या 24 में सवाल आया था ये कि कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का जो बंधन है वो क्या कहलाता है यहाँ पे। तो वो होता है यहाँ पे देखो कार्बमिनो हीमोग्लोबिन कहलाता है। कार्बमिनो इस 14 नंबर के अंदर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहलाता है यहाँ पे। सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट होगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत करना, फिर कह रहे हैं इसके अंदर कार्बमिनो हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पे। ये ए ऑप्शन अगर क्या है तो वो गलत है, ध्यान रखना। सी ऑप्शन इसका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट। और अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो कार्बिनो हीमोग्लोबिन। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ये देखो सवाल जो पूछ रखे हैं, इसमें कितने सिंपल से सवाल आ रखे हैं। इसमें पूछ रखा है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो आपके सर्वग्राही होता है, यहाँ पे यूनिवर्सल रिसिपिएंट आप कह सकते हो। तो इसके अंदर जो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है यहाँ पे सार्वत्रिक ग्राही होता है। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये शुक्र जनन की क्रिया से दे रखा था, मानव में शुक्र जनन की क्रिया से। इसमें पूछ रखा है कि स्पर्मेटिड होते
पहली बात तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो हमारे पास में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n प्रकार के होते हैं। इनसे आपके यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, तो ये n और n यहाँ पे ये बनते हैं हमारे पास में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, तो उनमें आपके विभाजन होने से स्पर्मेटिड बनते हैं। तो स्पर्मेटिड होते हैं ये आपके अगुणित होते हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं, ध्यान में रखना एन टाइप के होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई ज्यादा डिफिकल्ट सवाल इसको नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भी मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। देखो ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स यहाँ पे पूछा गया है, तो प्राथमिक स्रोत है वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा। इसके अंदर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का पूछ रखा था। बाकी विटामिन से कोई हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, खनिज वगैरह नहीं हो सकता यहाँ पे। अब प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट दो के अंदर कंफ्यूजन रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट की तरफ आपको जाना चाहिए यहाँ पे, तब आपका ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, ये थोड़ा आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर थे तभी आप इस सवाल को कर सकते थे, वरना ये बच्चे अगर गलत करके आए होंगे इसको, कि निम्न में से कौन सा लक्षण है वो सभी कशेरुकी में पाया जाता है। अब पहली बात सभी के अंदर होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान में रखना, किसी एक के अंदर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब सभी कशेरुकियों के अंदर कौन सा लक्षण होगा, यहाँ पे पहला दे रखा शीत रक्त, क्या कोल्ड ब्लडेड होते हैं क्या सारे, नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पे ए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास में बचे हैं दो, कि विकास की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड होती है या अंडे देते हैं। अब सारे के सारे कशेरुकी अंडे नहीं देते, ध्यान में रखना यहाँ पे। इसका मतलब विकास के किसी न किसी अवस्था में क्या पाए जाते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड होती है। तो इसका आपके बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, कि विकास की कोई ना कोई अवस्था के अंदर नोटोकॉर्ड जरूर प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। बाकी सारे कोल्ड ब्लडेड नहीं होते, कुछ वार्म ब्लडेड भी होते हैं, गर्म खून वाले भी होते हैं। सारे अंडे नहीं देते, कुछ जरायूज भी होते हैं, ध्यान में रखना। इसका मतलब ये आपके पहला और सी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, तो डी भी नहीं करना है। तो बचा कौन सा फिर हमारे पास में यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट। ये सवाल हम कह सकते हैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ और एकदम तगड़ा सवाल यहाँ पे पूछा गया था। बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। अब एनिमल किंगडम में से ये सवाल आ रखा है आपके, कि उत्सर्जी संरचना के रूप में जो ज्वाला कोशिकाएं होती है, ज्वाला कोशिका किस में पाई जाती है। अब सिंपल सा है कि ज्वाला कोशिका होती है ये प्लेटी हेलमिंथ्रिय संघ के अंदर पाई जाती है। कौन से संघ के अंदर होती है, प्लेटी हेलमिंथ्रिय संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिका, ज्वाला, या इनका फ्लेम सेल्स भी इनको हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20वां यहाँ पे दे रखा है कि किस संघ में संयुक्त उपांग व कठोर बाह्य कंकाल होता है। अब ध्यान रखना बाह्य कंकाल दे रखा, आंतरिक कंकाल की बात नहीं की हुई है, और वो भी कठोर और संयुक्त उपांग। देखो आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है ना, इसी का नाम होता है यहाँ पे संधि युक्त उपांग या संयुक्त उपांग। इसी का दूसरा नाम होता है संधि युक्त उपांग, ध्यान में रखना। संधि युक्त उपांग कहते हैं जिनमें आपके अंग जुड़े हुए होते हैं यहाँ पे, और कठोर बाह्य कंकाल होता है यहाँ पे। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट। सिंपल सवाल था, अगर आप यहाँ पे इस नाम को भी अगर इसका मीनिंग निकालते ना, तो भी आपका ये पर्सन आप सही कर सकते थे यहाँ पे। तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाला सवाल यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भी किस यूकेरियोटिक कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। अब देखो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की बात कर रखी है यहाँ पे, तो विशेष रूप से आप इसके अंदर जाना है यहाँ पे गोल्जी बॉडी की तरफ। किसकी तरफ, गोल्जी बॉडी। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में ये दे रखा है यहाँ पर कि प्रजातियों की विविधता है वो कब बढ़ती है। विविधता के बारे में सवाल पूछ रखा है कि बायोडाइवर्सिटी वो कब बढ़ेगी यहाँ पे। तो इसके अंदर ध्यान में रखना बायोडाइवर्सिटी, एक तो हम यहाँ पे जब उच्च अक्षांश से निम्न आपकी निम्न जब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ या उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की तरफ जाएंगे तब आपके बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता बढ़ती है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ यहाँ पे एक भी उच्च अक्षांश से उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। बाकी सब कंडीशन के अंदर बायोडाइवर्सिटी कम होती है। तो इसके अंदर 22 क्वेश्चन के अंदर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 23 आगे दे रखा है यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियर में एंटीबायोटिक्स का उपयोग होता है। अब देखो आपने अगर आपने पीबीआर 322 के बारे में पढ़ा है
तो एक वेक्टर के रूप में काम करता है। तो उसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधी जीन होते हैं, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, उनका उपयोग सेलेक्टिव मार्केबल या फिर हम चयनित मार्कर के रूप में करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 का करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है 24। डिप्लॉइड जीवों में क्रॉसिंग ओवर कब होता है? डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित जो जीव होते हैं, उनमें बात की हुई यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर है, वो कब होगा? तो क्रॉसिंग ओवर ध्यान में रखना, यहाँ पे लिंक्ड जो एलील्स होते हैं उनमें पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन के टाइम होगा यहाँ पे। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा 24 के अंदर। अगला क्वेश्चन 25, इसमें दे रखा है यहाँ पे कि आलू की अर्ली ब्लाइट को खेत में आसानी से पहचाना जा सकता है। अब कैसे पहचानेंगे यहाँ पे इस अर्ली ब्लाइट को? इससे ध्यान रखना, अगर पत्तियों के ऊपर सकेंद्रीय अगर रिंग्स बने हुए हैं तो उससे हम यहाँ पे अर्ली ब्लाइट की पहचान कर सकते हैं। तो 25 के अंदर ए ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर अगले सवाल की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रखा है यहाँ पे कि रस्ट जो फफूंद किस वर्ग की कैटेगरी के अंदर आता है, ये हमसे सवाल पूछा गया है। रस्ट के बारे में दे रखा है यहाँ पे। तो इसके अंदर हमारे पास में टोटल 4 ऑप्शन मेनली दे रखे हैं। एक तो दे रखा है यहाँ पे यूस्टिलेजिनस, एक दे रखा है यहाँ पे यूरेडिनल्स, और एक दे रखा है यहाँ पे बेसिडियोमाइसेटेल्स, एक दे रखा है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन ई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे पीछे 3 ऑप्शन हमारे पास में। तो इसके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना यूरेडिनल्स, इसके अंदर बी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा 26 के अंदर, कि ये इस कैटेगरी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फफूंद होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 27, सिंपल सवाल दे रखा था, तिलहन फसल पूछ रखी थी यहाँ पे, और तिलहन फसल कौन सी होगी यहाँ पे, सूरजमुखी, सनफ्लावर। तिलहन फसल है वो आपके यहाँ पे सनफ्लावर हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। सनफ्लावर का ऑयल तो मार्केट में मिलता ही है, कॉमन सेंस होता तो आप उससे भी करेक्ट कर सकते थे आप 27 को। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, 3 फसलें जो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देती है वो कौन कौन सी यहाँ पे फसलें होगी? तो ध्यान में रखना, गेहूं, चावल और मक्का, ये मेनली 3 फसलें होती हैं जो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन के अंदर महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। इसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन इन्हीं से मिलता जुलता है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें किस कुल के अंदर आती है यहाँ पे? तो वो पोएसी कुल या फिर ग्रेमिनी कुल कह सकते हो यहाँ पे। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। आपने सोचा होगा पोएसी नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, इसका बिल्कुल करेक्ट है। ग्लूकोज के श्वसन गुणांक का मान क्या होता है? अब यहाँ पे हमसे दे रखा था ग्लूकोज है इसका श्वसन गुणांक, जिसमें हम ये लिखते हैं श्वसन गुणांक का फॉर्मूला, कि मुक्त की गई CO2 का आयतन और काम में ली गई आपके ऑक्सीजन का आपके आयतन का जो अनुपात होगा वही आपके क्या कहलाता है यहाँ पे, श्वसन गुणांक, RQ, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो इनके अंदर ग्लूकोज का जो श्वसन गुणांक होता है वो होता है इसके अंदर 1। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन 31 नंबर दे रखा है, सबसे कम वाष्प उत्सर्जन अनुपात कहां पे देखा है? तो ये आपके जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं जिनको मरुद्भिद पादप कहते हैं, जिनमें केम साइकिल चलता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, तो वो आपके सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, कि इनके अंदर वाष्प उत्सर्जन अनुपात बिल्कुल कम देखा जाता है, क्योंकि ये जीरोफाइट या फिर मरुद्भिद क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32, इसमें दे रखा था यहाँ पे कि भाई पराग कोश भित्ति की सबसे आंतरिक अंतरतम स्तर मतलब सबसे आंतरिक परत कौन होती है? तो सबसे बाहर की तरफ तो होती है आपके एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथेलियम, मिडल लेयर, फिर अंदर की तरफ होती है यहाँ पे टेपिटम होती है, ध्यान रखना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट। अब इनमें डिफिकल्ट बनाना होता तो वो टेपिटम से बना सकता था, लेकिन ऐसा कोई इसमें डिफिकल्ट सवाल आपको नहीं दे रखा है, एकदम सिंपल सा सवाल है वो यहाँ पे आपको पूछा गया है। आगे दे रखा है, एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास, बायोमास का मतलब जैव भार का पिरामिड कैसा बनता है यहाँ पे? तो जैव भार का पिरामिड देखो समुद्र का दे रखो, चाहे जल का भी क्यों ना हो, यहाँ पे जैव भार का पिरामिड होता है ना, वो आपके जल के अंदर हमेशा कैसा बनेगा, आपके उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे आपके बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 33 के अंदर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कि बायोमास जैव भार का पिरामिड उल्टा ही बनेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन 34, साइलियम का कौन सा भाग औषधीय प्रयोजन मतलब औषधीय महत्व का होता है? यहाँ पे कौन सा ऐसा भाग होगा जो औषधीय महत्व का होगा? तो बीज की जो भूसी होती है ना,
वो आपके यहाँ पे औषधीय महत्व की होती है, बाकी कोई भाग औषधीय महत्व का नहीं होता है साइलियम के अंदर। तो 34 के अंदर यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट आगे अगला 35 नंबर दे रखा है, पाइरेथ्रम जो कीटनाशक होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है यहाँ पे। तो पहली बात तो ये फूलों से प्राप्त होता है, बाकी ऑप्शन आप देखो या मत देखो लेकिन फूलों से प्राप्त होता है। तो फूल वाला देख लो कौन सा, भी यहाँ पे COD आ रखा है, तो किससे प्राप्त होगा, तो क्राइसैंथेमम सिनरेरीफोलियम के फूल से प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सिंपल है, यहीं से देख लो आप कि ब्रेसिका जेन्स या निम्नलिखित का किस किस का संकरण, तो ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका रापा इन दोनों के संकरण से ये प्राप्त किया जाता है। तो ए ऑप्शन 36 के अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला 37 सिंपल सवाल, सिंपल सिंपल एकदम एकदम सिंपल, कि बीटी कपास किसके प्रतिरोधी माना जाता है यहाँ। तो ये पिंक बोलवॉर्म होता है, गुलाबी सड़न कीट, तो बोलवॉर्म कीट के प्रति ये प्रतिरोधी होता है, ध्यान रखना। जिसमें हम क्राइजीन है बेसिलस थुरेंजेसिस का ट्रांसफर करते हैं और सारी ये पीएच के कारण उनमें सक्रिय हो जाता है और कीट के आंत्र के अंदर छिद्र उत्पन्न कर देता है और कीट की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर दे रखा है यहाँ पे, केलस से सूट उत्पन्न करने के लिए कौन से हार्मोन। अब केलस क्या होता है, असंगठित कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, केलस। तो इनमें साइटोकाइनिन तो अधिक मात्रा में होगा जो सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, और ऑक्सिन होता है वो कम मात्रा के अंदर होगा यहाँ पे। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 39 नंबर, ये क्वेश्चन हमारे पास में, इसमें दे रखा है कि गेहूं में पीली रोली या फिर येलो रस्ट का जो रोगजनक है, तो पीली रोली या फिर जो आपकी येलो रस्ट का जो रोगजनक है वो इसके अंदर कौन सा होगा। तो ध्यान में रखना, पक्सीनिया स्ट्रीफोर्मिस ये आपके इसका क्या हो जाएगा, रोगजनक हो जाएगा, पीली रोली या फिर जिसको हम येलो रस्ट के नाम से जानते हैं। अगला 40 नंबर आपकी क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि सिट्रस कैंकर का रासायनिक प्रबंधन, देखो कितना सिंपल सा सवाल दे रखा है और वो सिट्रस कैंकर का ही दे रखा है। अगर आपने ये पढ़ रखा होता है यूनिक सा रोग तब आपको पता होगा। तो इसके अंदर यहाँ पे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होता है, यहाँ पे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के द्वारा यहाँ पे रासायनिक प्रबंधन किया जाता है। तो आगे आप ध्यान रखें, यहाँ पे जितने भी प्रबंधन पूछे तो अलग से जो कोई केमिकल है तो उसको आप जरूर याद रखें। बाकी अगर कॉमन कोई ऐसा आपकी केमिकल है जो सभी में काम आता है तो वो सवाल नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो ये आपका पेपर था। अब आप ये कमेंट्स जरूर करें कि आपके इसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं, बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक नई आंसर की के साथ में और एक नए सेशन के साथ। जय हिंद।